मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था कुछ रिवाइज अप करके आने के लिए। लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था शायद प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के जो डायग्राम्स हमने करवाए थे वो डायग्राम्स रिवाइज अप करके आने के लिए, तो आपने किया होगा। जल्दी बताइए, जल्दी रिप्लाई कीजिए प्लीज। अगर लास्ट क्लास तक कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क प्लीज। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए प्लीज। तो स्टार्ट करें या कोई डाउट है आपका? स्टार्ट करें या कोई डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे? Shall we start or would you like to ask something? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग वीसीआरएस स्टार्ट किए थे, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वीसीआरएस। जो आप घर में फ्रिज यूज करते हैं वो कैसे काम करता है हम ये देखने जा रहे थे। आज भी वही देख रहे हैं। सर प्योर सब्सटेंसेस का ड्राइनेस फ्रैक्शन समझा दीजिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन की जब बात करते हैं रजा, तो देखिए ध्यान से, एक बार मैं शॉर्ट में पूरा बता दूं आपको, ठीक है ना? एक बार मैं आपको शॉर्ट में पूरा ही बता दूं। ये है मान लो डोम, टीएस डायग्राम का। देखिए ध्यान से, ये है एस और ये है टी, और ये है टीएस डायग्राम का आपका डोम। अगर हम इसमें बात करते हैं तो दो लाइन है। एक है आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, मान लो ये, और एक है मान लो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए प्लीज। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए यहां पे बड़े आराम से देख सकते हैं कि यह है प्रेशर P1 इक्वल्स टू कांस्टेंट और यह है प्रेशर P2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर हम यहां पे सेचुरेशन टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो यह है सेचुरेशन टेम्परेचर, और यहां पे अगर बात करेंगे तो यह है सेचुरेशन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा सेचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते चली जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सेचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते चली जाएगी। क्लियर? ये जो जोन आपको दिख रहा है इस साइड, इसे हम कहते हैं सबकूल्ड। बताया है आपको। इस जोन को कहते हैं हम सुपर हीटेड। सुपर हीटेड। और इस जोन में आपको लिक्विड एंड वेपर दोनों का मिक्सचर मिलता है। इस जो बीच वाला जोन है इसमें आपको लिक्विड एंड वेपर दोनों का कंबाइंड मिक्सचर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब लिक्विड एंड वेपर का आपको मिक्सचर मिलने जा रहा है तो इस केस में अगर बात करेंगे तो इसे कहेंगे हम वेट रीजन। इसे कहेंगे हम वेट रीजन। ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये है क्रिटिकल पॉइंट। ये जो कर्व आपको दिख रहा है इस पे आपको प्योर सेचुरेटेड लिक्विड दिखेगा और इस पे आपको सेचुरेटेड वेपर मिलेगा। अब मान लो सपोज हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे हैं या हम यहां पे हैं या हम यहां पे हैं, तो कितना वेपर है इस पूरे मिक्सचर में ये बताने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का यूज होता है। ये बताने के लिए कि यहां पे कितना वेपर है पूरे मिक्सचर में, ये बताने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का यूज होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। एक्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो अगर हम बात करें, सपोज ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 0.7,
इसका मतलब यह होता है कि 70% यहां पे वेपर है, 70% यहां पे क्या है, वेपर, और 20% यहां पे लिक्विड है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब यह होता है, अगर x की वैल्यू 0.7 आए, इसका मतलब 70% वेपर है और 30% ना, 30% लिक्विड है, 30% लिक्विड है। समझ में आया बात? यस और नो? तो इसी डायग्राम को आज हम यूज करने जा रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, कब सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है, सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब होता क्या है, सैचुरेटेड वेपर का मतलब क्या होता है। यह सब जब पता होगा तभी आप डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। और कोई डाउट इसके अलावा? इसके अलावा अगर और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर एक ड्राइनेस फ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब रेफ्रिजरेंट में 100% वेपर है, 100% वेपर है, लिक्विड नहीं है। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हुआ, x की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब जो मिक्सचर है उसमें लिक्विड नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, 100% वेपर है, 100% वेपर है। समझ में आ गया बात? तो सुपर हीटेड जोन में तो बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि देख के ही पता चलेगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 ही होगी। यहां तक हम बात करते हैं, इसी कारण से यहां से लेके यहां तक हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करते हैं। यहां पे होगा 1 और यहां पे होगा 0। So shall we go for next? So shall we go for next? आगे बढ़ जाएं। कोई लड़के ग्रुप में ऐड नहीं हुए, परेशान है, तो ग्रुप का एडमिन मैं थोड़ी ना हूं, ग्रुप का एडमिन आप लोग हो ना शायद। ग्रुप में एडमिन शायद मेरे अलावा भी आप लोग हो, आई थिंक। अच्छा, मैं ही हूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मैं ऐड कर दूंगा। मुझे लग रहा था कोई और भी एडमिन है, तो इसी कारण से मैंने देखा नहीं। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़े। शैल वी स्टार्ट नाउ? तो कल का डायग्राम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कल का डायग्राम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बैक जाते हैं। हमने आपको बताया था कल शायद टीएस डायग्राम, अगर आपको याद हो तो बताया था। कल मैंने आपको शायद टीएस डायग्राम बताया था, अगर आपको याद हो तो। बोला था ये है टी और ये है एस। छोटा सा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। ये है एस और ये है टी, ठीक है ना, और ये है टीएस डायग्राम पे डोम। क्लियर? ये है टीएस डायग्राम पे डोम। हमें मन कर रहा है कि नहीं, हम तो पीएच डायग्राम बनाएं, तो हम पीएच डायग्राम भी बना सकते हैं। ये है पी, ये है एच, ठीक है, और ये है पीएच डायग्राम का डोम। ये है पीएच डायग्राम का डोम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये है एच और ये है पी, दोनों डायग्राम एक साथ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दो प्रेशर लाइन ड्रॉ कर लें। सबसे पहले दो प्रेशर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यह है आपका इवेपोरेटर प्रेशर और यह है आपका कंडेंसर प्रेशर। एक है आपका इवेपोरेटर प्रेशर और एक है आपका कंडेंसर प्रेशर। अगर यहां भी बात करेंगे तो यह है आपका इवेपोरेटर प्रेशर और यह है आपका कंडेंसर प्रेशर। सबसे पहले कल हमने कुछ एजम्पशन लिया था, अगर आपको याद हो तो। कल हमने कुछ एजम्पशन लिया था। हमने बोला था क्या कि इवेपोरेटर से जब एग्जिट हो रहा है रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर से निकल रहा है तो कैसा है? इवेपोरेटर से एग्जिट हो रहा है या कंप्रेसर पे एंट्री हो रहा है तो रेफ्रिजरेंट है कैसा? सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। शायद प्रोसेस लिखवाया था या नहीं? मेरे ख्याल तो डायग्राम भी बनवा दिया था, नहीं? तो सैचुरेटेड वेपर यहां तक आया 1 से 2। लेकिन अगर आप यही बात कर लें, कहां पे?
अगर आप यहीं पे बात कर लें तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें हीट एडिशन होगा। तो ये कुछ ऐसा कर्व जाएगा, नहीं? ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। सही है। चलिए नेक्स्ट 2 to 3 की बात करते हैं, 2 से लेके 3 तक। तो 2 से लेके 3 तक जब बात करेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। जब 2 से 3 की बात करते हैं तो अब ये 2 पॉइंट जो है वो कंडेंसर का एंट्री पॉइंट है। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये कंडेंसर का एंट्री पॉइंट है। यहां पे आप देखिए ध्यान से, रेफ्रिजरेंट कैसा है? रेफ्रिजरेंट जो है वो सुपर हीटेड वेपर है। तो सुपर हीटेड वेपर है तो पहले क्या होगा? ये कूल होगा, ठंडा होगा। तो यहां तक ठंडा हुआ। अब इसके बाद यहां से लेके यहां तक इसका फेज चेंज हुआ और ये बन गया सैचुरेटेड लिक्विड। ये बन गया आपका सैचुरेटेड लिक्विड। ये हो गया 2 से 3। अगर हम यहां 2 से 3 ड्रॉ करने जाएं तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहां से यहां आएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर चेंज हुआ और इसके बाद डोम के अंदर विद इन द डोम फेज चेंज हो गया। सही है? ये 2 से 3 समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं हम 3 से 4। 3 से 4 की अगर बात करेंगे तो 3 से 4 होगा आपका कैसा प्रोसेस? 3 से 4 अगर बात करेंगे तो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका 3 से 4। अगर यहां 3 से 4 की बात करें तो, अगर हम यहां 3 से 4 की बात करें तो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वर्टिकल लाइन होगा। डॉटेड लाइन से इस कारण से दिखा रहे हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाने का कारण यह है क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका 3 से 4। अब बात करते हैं लास्ट 4 से 1। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन, यहां पे भी हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन। तो ये हो गया आपका डायग्राम। समझ में आया बात या नहीं? टीएस और पीएच डायग्राम समझ में आ गया? टीएस एंड पीएच डायग्राम समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अब यहां से हम आपको न्यूमेरिकल पकड़ाने ले जा रहे हैं। अब समझिए फिर से एक बार कि अगर हमने टीएस और पीएच डायग्राम ड्रॉ कर दिया है इसका, तो अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये इवेपोरेटर, ये कंप्रेसर, ये कंडेंसर और ये एक्सपेंशन, ये सब ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम? ये सब जो है ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, बिल्कुल। ये सब आपके ओपन सिस्टम है। तो क्या यहां पे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं? तो क्या हम यहां पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं? तो लिखते हैं ना यहां पे, अप्लाइंग applying SFEE for different open system, for different open system. ओपन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे कंप्रेसर की। कंप्रेसर यहां पे है, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का जो एंट्री है वो किस नाम पे है? उसका नंबरिंग क्या है? कंप्रेसर का एंट्री का नंबरिंग क्या है? 1 और एग्जिट क्या है? 2। यही है ना, एंट्री 1 और एग्जिट 2। तो अगर हम लगाएं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, लिख सकते हैं H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q, ठीक है, इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 और प्लस W कंप्रेसर, प्लस W कंप्रेसर। अब यहां पे अजम्पशन है,
एजम्पशन है कि चेंज इन KE and PE are negligible. Change in KE and PE are negligible. KE and PE चेंज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और ये डिवाइस कैसा है? एडियाबेटिक डिवाइस है, ठीक है, एंड देयर इज नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब दिस इंप्लाइज H1 इक्वल्स टू, ये तो खत्म हो गया, H1 इक्वल्स टू H2 प्लस W। C को रहने दो अभी, H1 प्लस W लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, H1 प्लस W। तो अगर हम W की बात करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2। W इक्वल्स हो जाएगा H1 माइनस H2। देखो H1 की वैल्यू कम है और H2 की वैल्यू ज्यादा है। H1 की वैल्यू अगर आप यहां से देखो तो कम है, और यहां देखोगे तो H2 की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये टर्म हमेशा निगेटिव आना चाहिए, और निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आएगा, कंफर्म बात है, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। कंप्रेसर इज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। इसी कारण से यहां पे W की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। मतलब अगर आप यहां लिख दो W कंप्रेसर, तो आप लिख सकते हैं W कंप्रेसर इक्वल्स टू H2 माइनस H1, क्योंकि हम माइनस साइन तो दिखाते नहीं है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है और किसी चीज को नहीं दिखाता है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। यह कहानी हो गई किसकी? कंप्रेसर की। इसी तरीके से हम दूसरा डिवाइस ले सकते हैं। कंप्रेसर के बाद कौन सा डिवाइस है? कंप्रेसर के बाद कौन सा डिवाइस? दूसरा, कंडेंसर। दूसरा डिवाइस है कंडेंसर, है ना। तो ये है कंडेंसर, देखिएगा ध्यान से। यहां पे एंट्री है 2 और यहां पे एग्जिट है 3। तो अगर हम यहां पे इक्वेशन लगाएं तो लिख सकते हैं H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 और प्लस क्या? Q इक्वल्स टू क्या? H3 प्लस C3 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ3 और प्लस W। कंडेंसर में कोई वर्क नहीं होता है। कंडेंसर इज अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर जो सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज करने का काम करता है। तो कंडेंसर में वर्क की वैल्यू हो गई 0। कंडेंसर में वर्क की वैल्यू क्या हो गई? 0। और अब आप यहां पे अजम्पशन ले लीजिए। चेंज इन KE and PE are negligible। अगर negligible है तो क्या हम लिख सकते हैं H2 प्लस Q इक्वल्स टू H3। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? H3 माइनस H2। पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? Q इक्वल्स टू आ गया H3 माइनस H2। पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? H3 माइनस H2, दैट विल बी निगेटिव। आना क्या चाहिए? पॉजिटिव या निगेटिव? H3 माइनस H2। देखिए ध्यान से यहां पे H3 माइनस H2 पीएच डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि H3 कम है और H2 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगा। आना भी चाहिए था निगेटिव, क्योंकि कंडेंसर से हीट बाहर रिजेक्ट हो रहा है। कंडेंसर से हीट बाहर रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव, इसी कारण से ये आ रहा है। तो अगर आप बात कर दें, यहां पर लिख दें Q कंडेंसर, तो काम हो गया बस। तो आप लिख सकते हैं इसको H2 माइनस H3। मतलब कंडेंसर जैसे ही आपने लिखा तो सबको पता चल जाएगा कि कंडेंसर हीट को बाहर फेंकने का काम करेगा। कंडेंसर
हीट को बाहर फेंकने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें हम कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व। थ्रॉटलिंग वाल्व, तो इसके लिए तो ज्यादा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थ्रॉटलिंग वाल्व जो होता है ये है आपका 3 और ये है आपका 4। तो इट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, इट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, H3 इक्वल्स टू H4, H3 इक्वल्स टू H4। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ है आपका कैसा, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर की बात करते हैं तो ये है आपका इवेपोरेटर। कहां से कहां तक, 4 से 1 तक। तो अगर हम बात करेंगे H4 प्लस C4 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ4 प्लस Q इक्वल्स टू H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 और प्लस W। तो इवेपोरेटर भी अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर ही है, इवेपोरेटर भी अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है। तो यहां पे W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां पे लिख दीजिए लेट चेंज इन KE एंड PE आर नेग्लिजिबल, KE एंड PE आर नेग्लिजिबल। तो अब आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, H4 प्लस Q इक्वल्स टू H1। तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, H1 माइनस H4। ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, Q इक्वल्स टू H1 माइनस H4, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। और आना भी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि इवेपोरेटर में हीट ऐड होता है, इवेपोरेटर हीट को अपने पास में खींचता है। मतलब इवेपोरेटर अगर एक सिस्टम है तो सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है। क्लियर, तो इसी कारण से ये आ रहा है पॉजिटिव। समझ में आ गया बात बिल्कुल, या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए कॉपी कर लीजिए प्लीज इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो जाए तो बताइएगा प्लीज।
हो गई कॉपी? Shall we proceed further? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से, अब हमें फाइंड आउट करना है सीओपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू होता क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये होता है ना, सीओपी इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, या फिर आरसी अपॉन पावर इनपुट, या फिर आरसी अपॉन पावर इनपुट। यहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पे हो रहा है? हीट एक्सट्रैक्शन हो कहां रहा है? इवेपोरेटर में। नहीं, तो इवेपोरेटर में कितना है देखो ध्यान से, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। या फिर अगर आप आरसी की बात करेंगे तो आरसी इक्वल्स हो जाएगा m डॉट इंटू H1 माइनस H4, m डॉट इंटू H1 माइनस H4। इसी तरीके से अगर वर्क इनपुट की बात करेंगे तो आप कंप्रेसर में दे रहे हैं H2 माइनस H1, या फिर अगर आप पावर इनपुट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m डॉट इंटू H2 माइनस H1, m डॉट इंटू H2 माइनस H1। अब अगर हम बात करेंगे सीओपी की, तो सीओपी इक्वल्स टू हो जाएगा RE H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1। यह है फॉर्मूला आपका सीओपी फाइंड आउट करने का। कॉपी कीजिए प्लीज। हो गया? कॉपी कर लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन लिखते हैं कुछ। क्वेश्चन है, इन अ VC cycle, in a VC cycle, following data are obtained. Following data are obtained. Enthalpy at inlet to the compressor, inlet to the compressor, enthalpy at inlet to the compressor is 180 kilojoule per kg, 180 kilojoule per kg, and at exit of compressor is 210 kilojoule per kg. Clear? Comma, enthalpy at exit of condenser is 80 kilojoule per kg.
80 किलोजूल पर केजी। देन फाइंड सीओपी। फाइंड सीओपी बनाइए प्लीज। फाइंड सीओपी। $3.33। बाद बाकी का आज मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ओके तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कोई अनाउंस हुआ है? ओके तो आरएससी का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। आरएससी का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। ठीक है तो जल्दी नोटिस दे देंगे टाइम का नया। देखिए यहां पे अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये है एस और ये है टी। ये बना दो टीएस डायग्राम, जल्दी से बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका डायग्राम। नहीं 1 2 3 4 यहां पे आपको एंथैल्पी दिया हुआ है, देखो ध्यान से 180। यहां पे आपको एंथैल्पी दिया हुआ है कितना 180। यहां पे दिया हुआ है 210 और यहां पे एंथैल्पी दिया हुआ है 80। तो सीओपी इक्वल्स टू होता है H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1। तो H1 की वैल्यू है आपकी 180 और H4 और H3 बराबर होगा तो 80 बाई H2 210 माइनस 180। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 30। तो ये हो गया आपका 3.33। ठीक है ना। अभी एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते ना, स्टूडियो भी खाली होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं बात करके मैं आपको कल तक बताऊंगा, ठीक है ना, क्या टाइमिंग रहेगा। कल का जो टाइमिंग है वो आपका यही रहेगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा नया टाइमिंग क्या है। ठीक है, कोई खुद से मत समझ लीजिएगा कि टाइमिंग ये हो गया है, क्योंकि अभी मेरी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है आपका। मैं एक बार बात कर लूंगा मैनेजमेंट से और देखते हैं क्या सीन बनता है। आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड फर्दर। चलिए अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 5 किलोवाट cooling capacity refrigeration system operating on VC cycle, refrigerant enters evaporator, with an enthalpy of
with an enthalpy of 75 kilojoule per kg and leaves with an enthalpy of and leaves with an enthalpy of and leaves with an enthalpy of 183 kilojoule per kg. 183 kilojoule per kg. Enthalpy of refrigerant after compression is 210 kilojoule per kg. Calculate first COP, second power input, in kilowatt, third rate of heat transfer at condenser pressure in kilojoule per second. बनाइए प्लीज, बनाइए प्लीज. जल्दी बताइए, आंसर गलत है. सिर्फ सीओपी ही सही है मेरे ख्याल से. सिर्फ आई थिंक सीओपी जो आया है वो सही है, बाद बाकी आंसर गलत है. बनेगा क्वेश्चन या मैं बनाऊं? क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या मैं बनाऊं? हाँ, श्रवण का सही है दोनों, 4 and 1.25. सीओपी है 4, सही है. पावर इनपुट इन किलोवाट है 1.25 किलोवाट, ये भी सही है. आगे बताइए.
मैं बनाऊं, मैं सॉल्व करूं? चलो देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन था ही नहीं जितना आपने टाइम ले लिया। सबसे पहले पूछा है सीओपी, तो सीओपी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1, ये होता है ना। तो H1 माइनस H4 की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, रेफ्रिजरेंट इंटर्स इवेपोरेटर विथ एन एंथैल्पी ऑफ, ये H4 दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड लीव्स विथ एन एंथैल्पी ऑफ, ये H1 दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर कॉम्प्रेशन, ये H2 दिया हुआ है। तो H1 183 माइनस H4 75 अपॉन H2 210 माइनस 183, कितना आ जाएगा ये 4, ठीक है, ये आ गया आपका 4। अब इसके बाद आपसे कह रहा है निकालने के लिए क्या, आरसी, आरसी कह रहा है निकालने के लिए, हाँ, रेट ऑफ द, नहीं, पावर इनपुट इन किलोवाट, पावर इनपुट इन किलोवाट मतलब पावर पी की बात कर रहा है निकालने के लिए। तो पावर इनपुट इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी, सीओपी इक्वल्स टू, ये भी तो फॉर्मूला होता है, आरसी अपॉन पावर इनपुट। तो पावर इनपुट इक्वल्स टू हो जाएगा, आपको आरसी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 5 किलोवाट प्लांट है, नहीं तो 5 अपॉन 4, सो दैट इज 1.25 किलोवाट। अब आगे देखो क्या बोल रहा है आपको, ये है आपका स्टोरेज स्पेस, यहां से कितना हीट खींचा जा रहा है, 5 किलोवाट। देखो ध्यान से, यहां से हीट कितना खींचा जा रहा है, 5 किलोवाट, नहीं 5 किलोवाट। ये हीट खींचने के लिए हमें इसको वर्क देना पड़ रहा है, पावर देना पड़ रहा है, कितना, 1.25 किलोवाट। तो पूछ रहा है कंडेंसर पे रिजेक्शन कितना होगा। तो आपको पता है ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है, और अगर ये W है, तो आपको ये पता है Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू क्या होता है, W। तो अगर आपको Q1 निकालना है तो आप निकाल दीजिए, W कितना है 1.25 और प्लस ये कितना है 5, कितना हो जाएगा 6.25 किलोवाट। 6.25 किलोवाट। समझ में आया बात या नहीं आया, हाँ या ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, इस तीनों कैलकुलेशन में क्या हमें कहीं कैल्सी यूज करना पड़ा? अगर तीनों कैलकुलेशन की हम बात करें तो तीनों कैलकुलेशन में क्या हमें कहीं कैल्सी यूज करना पड़ा है? ना, कैल्सी कहीं नहीं यूज करना पड़ा। इसका मतलब है कि अगर एसएससी जेई अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहेगा, अगर एसएससी जेई अपना लेवल थोड़ा सा अप करना चाहे, तो क्या यह क्वेश्चन नहीं आ सकता है? अगर थोड़ा सा अप करना चाहे लेवल, तो क्या यह क्वेश्चन नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है, बिना कैलकुलेटर के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हमें हर लेवल का क्वेश्चन देखना है। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं ना कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, सिलेक्शन होगा। लेकिन आप जानो कि आपका ब्रांच मैकेनिकल है। आपका ब्रांच कौन सा है? मैकेनिकल। और मैकेनिकल में हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल का कट ऑफ काफी हाई जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और की बात करते हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर based on VC cycle, a refrigerator based on VC cycle operates between 1
operates between temperature limit of temperature limit of minus 20 degree Celsius and 40 degree Celsius. Minus 20 degree Celsius and 40 degree Celsius. The refrigerant enters the condenser as saturated vapor and leaves as saturated liquid. ठीक है ना? The enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor are given at these temperature. Are given in table. If refrigerant flow rate is 0.25 kg per second, find RC in kilowatt and COP of system. आपको दिया हुआ है T किसमें? डिग्री सेल्सियस. इसके बाद दिया हुआ आपको HF किलो जूल पर केजी. इसके बाद आपको दिया हुआ Hg किलो जूल पर केजी. इसके बाद आपको दिया हुआ SF किलो जूल पर केजी केल्विन. और दिया हुआ है आपको Sg किलो जूल पर केजी केल्विन. टेम्परेचर कितना कितना है? -20 और 40. -20 और 40. ये दिया हुआ है 20, 80, 180, 200, 0.07, 0.3, 0.7366 और ये हो गया 0.67. बनाइए प्लीज, ट्राई कीजिए, बन जाता बहुत अच्छी बात है.
जल्दी से बनाइए, कोई दिक्कत भी हो तो बताना है, पूछना है, बैठ के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सीओपी T2 कितना होगा? सीओपी आ रहा है 4.21। गलत है। हिंट दूं? चलिए देखिए, क्वेश्चन गलत बना रहे हैं आप, ठीक है ना। मैं हिंट दे रहा हूं, देखिएगा कैसे बनेगा। बना नहीं रहा हूं मैं इसको फाइनल सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। बनाना आप ही को है, बनाना आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको यहां पे हिंट देने जा रहा हूं अब। ये S और ये T, ठीक है ना। TS डायग्राम की बात करने जा रहे हैं। देखिए, छोड़ी छोड़ी, स्टॉप स्टॉप। आपका एक्चुअली क्या है ना, डायग्राम गलत हो चुका है। डायग्राम गलत होने के कारण आपका सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। आपने डायग्राम ही गलत बना दिया है, ये मुझे पता चल चुका है अब। आपने बिल्कुल डायग्राम गलत कर दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां हो गई है। कंप्रेसर के इनलेट पे रेफ्रिजरेंट कैसा है? कंप्रेसर के इनलेट, सॉरी, कंडेंसर के इनलेट पे रेफ्रिजरेंट है कैसा? कंडेंसर के इनलेट पे, क्वेश्चन पढ़ो, कंडेंसर के इनलेट पे रेफ्रिजरेंट कैसा है? सैचुरेटेड वेपर। तो ये है कंडेंसर का इनलेट, ये पॉइंट है कंडेंसर का इनलेट। तो इसका मतलब अगर यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। मतलब ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। गलती पता चला अपना? ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। मतलब 1 पॉइंट जो है वो डोम के अंदर है, 1 पॉइंट जो है वो डोम के अंदर है। आपने क्या किया है, 1 पॉइंट इस लाइन पे लेके और 2 पॉइंट ऊपर खींच दिया है, ठीक है। अब चलिए देखिए ध्यान से, 2 से 3, अब बाद बाकी सब डायग्राम फिर वही आएगा। 2 से 3 यही लाइन होगा, 3 से 4 कर्व होगा, 4 से 1 फिर से स्ट्रेट लाइन होगा। अब बनेगा डायग्राम या अभी भी मैं बनाऊं? अब क्वेश्चन सॉल्व होगा या अभी भी मुझे बनाना पड़ेगा? अब ट्राई करोगे? अब ट्राई करोगे? चलो बनाओ।
चलो देखते हैं अब। मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से देखना है, ठीक है ना। मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से देखो अब, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है ज्यादा। बनाऊं? एक्चुअली क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल सा कैलकुलेशन दे देगा तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा थर्मल एप्लीकेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों जेई प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस के लिए अगर कोई कहे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो थर्मो प्लस एप्लीकेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, यही दोनों सब्जेक्ट है। देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन को। हमें क्या क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, आरसी एंड सीओपी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। देखना ध्यान से, आरसी अगर हमें निकालना है तो आरसी इक्वल्स टू हो जाएगा एम डॉट इंटू H1 माइनस H4, यही होगा ना। आरसी इक्वल्स हो जाएगा एम डॉट इंटू H1 माइनस H4। और अगर हमें सीओपी निकालना है तो सीओपी इक्वल्स टू हो जाएगा H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1, यही होगा। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें H2 की वैल्यू दी हुई है, आई थिंक हमें H2 की वैल्यू दी हुई है, देखो 40 पे Hg की वैल्यू कितनी है, 200। 40 पे Hg की वैल्यू कितनी है, 200, ठीक है। इसके बाद आपको H3 की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी, 80। H3 इक्वल्स टू 80। तो इसका मतलब हमें H4 भी दे रखा है, कितना, 80। मतलब हमारे पास H2 भी है, H3 भी है एंड H4 भी है। समझ में आया बात या नहीं? ये टेबल देखने आ गया जो मैंने बताया आपको। ये जो टेबल देखना है ये भी एक आर्ट है, ये भी आना चाहिए आपको। तो टेबल देखने आ गया, अरे हां या ना, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, अब हमें सिर्फ और सिर्फ H1 निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ H1 निकालना है। अगर H1 निकल गया तो काम हो जाएगा, अगर H1 निकल गया तो काम हो जाएगा। H1 का फॉर्मूला होगा HF प्लस एक्स इंटू HG माइनस HF, HF प्लस एक्स इंटू HG माइनस HF, H इक्वल्स टू HF प्लस एक्स इंटू HG माइनस HF, बिल्कुल आराम से। अब यहां पे हमें HF की वैल्यू भी पता है, -10 -20 पे देखिए तो HF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। और HG की वैल्यू भी पता है हमें, कितना, 180। लेकिन ये X नहीं पता है। अगर ये X पता होगा तभी तो काम होगा, अगर ये X पता होगा तभी तो काम होगा। सो नाउ व्हाट इज आवर ड्यूटी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ X? तो यहां पे आपको एंट्रोपी भी दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है S2 की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? S2 इज 0.67, S2 इज 0.67। आपको नहीं लग रहा है क्या कि 1 पे और 2 पे एंट्रोपी सेम होगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि S1 और S2 सेम होगा? तो S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स कितना दिया हुआ आपको, 0.67। और S1 इक्वल्स टू होगा SF प्लस एक्स इंटू SG माइनस SF। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया 0.67 इक्वल्स टू SF 0.07 और प्लस x इंटू 0.7366 minus 0.07. So from here we can find the value of x. 0.67 minus 0.07 by 0.7366 minus 0.07. कितना आ गया x की वैल्यू? What is the value of x? What is the value of x?
दैट इज 0.9 लिख दें, 0.9, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पुट कर दीजिए x की वैल्यू 0.9, तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 0.9 इंटू 180 माइनस 20, 160, कितना आ गया ये बताइए? H1 कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? 164, H1 इक्वल्स टू 164, बस हो गया। अब यहां लाइए और पुट कीजिए सबको, यहां ला के पुट कीजिए। m डॉट कितना दिया हुआ है? 0.25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m डॉट? 0.25, तो RC इक्वल्स टू हो गया 0.25 इंटू H1, अभी जस्ट निकालें, 164 माइनस 80। अब बताइए RC कितना आया? अब बताइए RC कितना आया? 21.11 या 2.1? 2.1 किलोवाट, 2.1 किलोवाट। ठीक है। और अगर COP की बात करेंगे तो H1 माइनस H4, 164 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 200 माइनस H1, H1 कितनी है? 164। कितना आ गया COP? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ COP? अब इसमें क्या दिक्कत है छोटू? सब कुछ तो बता दिए हैं रजत, 2.33। अब तो ये सब कुछ क्लियरली लिख के बता दिए हैं, क्या दिक्कत हुआ बताइए? यहां से x निकालें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या चीज है जो नहीं पता चल रहा है आपको? बताइएगा तब तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ लिख दिया है, एक भी स्टेप मैंने सॉर्ट नहीं किया है इसमें। फिर भी आप बताइए कि क्या नहीं समझ में आया इसमें। फिर भी आप ये बताइए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं। आप रजत पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, सबसे बड़ी बात तो ये है। तकलीफ की बात है कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हैं। S1 और S2 क्यों हुआ? अगर ये भी डाउट है तो इसका मतलब आपने पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ा है। S1 और S2 क्यों बराबर हुआ, कोई बता सकता है? S1 और S2 क्यों बराबर हुआ, ये बता सकता है? S1 और S2 बराबर क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्या? हीट इक्वल्स टू 0, डायग्राम से 1 से लेके 2 तक कैसा प्रोसेस है? 1 से लेके 2 तक प्रोसेस कैसा है? 1 से लेके 2 तक प्रोसेस है कैसा? अरे कल ही तो बताया था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां ग्राफ भी वैसे ही दिखाए हैं। ग्राफ में तो तुम नहीं पूछे कि भाई स्ट्रेट लाइन सर कैसे हो गया, वर्टिकल लाइन आपने कैसे ड्रॉ कर दिया। इस ग्राफ में भी दिख रहा है यहां पे कि जो एंट्रोपी यहां है वही एंट्रोपी यहां है। तो ये तो तुमने नहीं पूछा कि भाई सर ये लाइन जो है ये वर्टिकल क्यों ड्रॉ कर दिया। तुम बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते हो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं,
क्योंकि ये चीज मैंने कल ही बताया है, ये चीज मैंने कल ही बताया है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, ये लाइन है, ये डायग्राम है, और उसके बाद ये आज ये हालत है। तो आज से 10 दिन के बाद क्या होने वाला है भगवान मालिक है। समझ में आया या नहीं आया? रजत, कॉपी पढ़ा करो। कॉपी जो है वो रामायण पाठ तो करवा नहीं रहे हैं। हाँ, सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठे हो क्या कि कथा सुन ली और चले गए? हाँ, जब घर में पूजा होता है सत्यनारायण भगवान की और जब सुनने के लिए बैठते हैं तो थोड़े ना कॉपी पेन लेके बैठते हैं कि पंडित जी जो बताएंगे वो लिखते चलेंगे। और कथा नहीं भी याद है तो क्या दिक्कत है, अगली बार फिर पंडित जी आएंगे पूजा करवाने के लिए। कौन सा खुद से करवाना है पूजा? कौन सा खुद से पूजा करवाना है? तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी क्या सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है कि एग्जाम में सर ही बैठ जाएंगे हमारे बदले? ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Shall we proceed further? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, टेबल वाला ही, ठीक है ना? इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं टेबल वाला, ठीक है, जो इसमें टेबल दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, an ice making plant using refrigerant R12 using refrigerant R12 is having an evaporator saturation temperature is having evaporator saturation temperature of minus 25 degrees Celsius and condenser saturation temperature of 35 degrees Celsius. The vapor is leaving the compressor at 65 degrees Celsius. Following table shows the property of refrigerant. टेम्परेचर यहां पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर किलो पास्कल में, इसके बाद सेचुरेशन एंथैल्पी यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। यहां पे दिया हुआ एक लिक्विड का और एक वेपर का।
ठीक है ना, -25 डिग्री सेल्सियस और यहां पे है 35 डिग्री सेल्सियस। 123.7 850, 13.3 69.6, 176.5 201.5। Enthalpy of superheated refrigerant at 850 kilopascal and 65 degrees Celsius is 2 to 5.5 kilojoule per kg. A. Find COP of system. Second, if capacity of plant is 5 kilowatt, calculate mass flow rate of refrigerant, mass flow rate of refrigerant। ठीक है ना, बनाइए प्लीज।
बात बनाने में कितना मजा आता है प्रिंस, नहीं? इतना मजा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आता तो बात ही अलग थी। जितने मजे से बात बना लेते हो ना, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से यहां पे, डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करो सबका, ठीक है ना, ताकि डायग्राम दिमाग में बैठ जाए। 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको, इसकी क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, पहले इसकी बात करते हैं। तो आपको -25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आपको मेरे ख्याल से H1 की वैल्यू दे रखा है, देखो अगर ध्यान से तो आपको शायद H1 की वैल्यू आपको दिख जाएगा। H1 इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, 176.5, 176.5, ठीक है ना। इसके बाद आपको H2 की भी वैल्यू दे रखा है। सुपर हीटेड जोन में है, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट 225.5। इसके बाद आपको H3 की भी वैल्यू दे रखा है। 35 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का देख लीजिए कितना है, 69.6। तो यही हो गया आपका H4। क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, COP। सबसे पहले कह रहा है आपको COP निकालने के लिए, तो COP इक्वल्स टू हो गया H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1। तो H1 176.5 माइनस H4 69.6 डिवाइडेड बाई H2 225.5 माइनस H1 176.5, ठीक है। कितना आ गया COP, 2.18, 2.18, 2.18। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट दिया हुआ है, तो RC इक्वल्स टू होता है m डॉट इंटू H1 माइनस H4। तो यहां से m डॉट नहीं निकल जाएगा, RC की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 किलोवाट, तो 5 बाई H1 176.5 माइनस 69.6, यहां से m डॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कितनी आ गई, 0.46, 0.46 आ जाएगी, कंफर्म हो, दैट इज 0.46 kg पर सेकेंड, 0.46 kg पर सेकेंड, सही है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात, बना लोगे अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश टॉपिक, वो है आपका कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाम सुने हो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम।
कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं। देखो, अगर मान लो हमें अल्ट्रा लो टेम्परेचर अचीव करना है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में कि अमेरिका ने वैक्सीन बनाया फाइजर, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने वैक्सीन बना लिया, लेकिन हम उस वैक्सीन को मंगवा नहीं पाए। कारण क्या था कि उस वैक्सीन को बहुत बहुत कूल प्लेस पर रखना था, अल्ट्रा लो टेम्परेचर में रखना था, तो उसका रख रखाव भी काफी कॉस्टली पड़ रहा था। नहीं, -80 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए आपको वैसा सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो घर का फ्रिज है वो -80 डिग्री सेल्सियस पे तो मेंटेन रखेगा नहीं। तो इसके लिए जो सिस्टम यूज होता है उसी सिस्टम को हम कहते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका यूज करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए। इट इज यूज टू फाइंड आउट अल्ट्रा लो। It is used to obtain ultra low temperature. अल्ट्रा लो टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसका लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है कि टेम्परेचर फ्रिज टू फ्रिज डिपेंड करता है, रेफ्रिजरेंट टू रेफ्रिजरेंट। तो अब अगर हम बात करते हैं देखो कैस्केड की, तो कैस्केड में क्या होता है कि दो रेफ्रिजरेटर को हम सीरीज में ऐड करते हैं। दो रेफ्रिजरेटर को हम क्या करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। समझना इस चीज को। मान लो सपोज हमारे पास एक इवेपोरेटर था ना अभी जस्ट। इस इवेपोरेटर के बाद हमने क्या लगाया था, एक कंप्रेसर लगाया था। इसमें हमेशा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हमेशा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है। यह है आपका कंप्रेसर। इस यहां से बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, कंडेंसर में। यहां से बाहर होते ही ये गया था कंडेंसर में, और कंडेंसर से बाहर होते ही ये गया था आपका एक्सपेंशन वाल्व में। यही था साइकिल, यही था ना साइकिल। अब कैस्केड जो होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। कैस्केड में क्या होता है कि यहां से फिर से एक इवेपोरेटर लग जाता है, ठीक है, फिर ये जाता है कहां पे, कंप्रेसर में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। फिर इसके बाद ये जाता है कहां पे, कंडेंसर में। फिर इसके बाद ये जाता है कहां पे, एक्सपेंशन वाल्व में, और फिर ये यहां से यहां घूमते रहता है, ठीक है ना। दोनों में सेम रेफ्रिजरेंट भी हो सकता है, दोनों में अलग अलग रेफ्रिजरेंट भी हो सकता है। अगर दोनों में सेम रेफ्रिजरेंट है तो उसको सेम फ्लूइड सिस्टम कहा जाता है, अथवा बाइनरी सिस्टम कहा जाता है अगर टू फ्लूइड है तो। अगर दो फ्लूइड है तो उसे बाइनरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो देखिएगा इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा बनेगा। यह है मान लो लोअर टेम्परेचर, सपोज ये है मान लो लोअर टेम्परेचर, कितना, T1। इससे हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, कितना, Q1। कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ, इस पे हमें वर्क करना पड़ा, कितना, W1 हमें वर्क करना पड़ा, ठीक है। इसने Q2 हीट रिजेक्ट किया, इसने Q2 हीट रिजेक्ट किया, और यहीं से आपका दूसरा वर्क इनपुट हो गया W2, और यहां से Q3 रिजेक्शन हुआ T2 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। तो अगर हम सीओपी की बात करें, सीओपी की, किसकी सीओपी की, कैस्केड की, तो डिजायर्ड इफेक्ट कितना है इसमें, डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, Q1, Q2 या Q3। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q1। इसके लिए आपने वर्क कितना दिया,
इसके लिए आपने वर्क कितना दिया, इसके लिए आपने वर्क कितना दिया, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, ठीक है ना, W1 प्लस W2 आपने वर्क दिया। अगर हम COP ऑफ फर्स्ट रेफ्रिजरेटर निकालें, COP ऑफ फर्स्ट, तो क्या हम लिख सकते हैं Q1 बाई W1, और अगर हम COP सेकंड का निकालें तो लिख सकते हैं क्या, Q2 बाई W2, Q2 बाई W1 और Q2 बाई W2। तो यहां से W1 हो गया Q1 बाई COP1, और यहां से W2 हो गया Q2 बाई COP2। दोनों वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा इक्वल्स टू Q1 बाई COP1 और प्लस Q2 बाई COP2, प्लस Q2 बाई COP2। अब अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं क्या कि Q1 माइनस Q2, या लिखिए आप Q2 माइनस Q1 इक्वल्स टू W1 लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 इक्वल्स टू W1। तो अगर हम Q2 की बात करेंगे तो लिख सकते हैं W1 प्लस Q1, W1 प्लस Q1, तो यहां पुट करते हैं, तो ये हो गया Q1 बाई COP1 और प्लस Q1 प्लस W1 बाई COP2। अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ऐसे लिख सकते हैं Q1 बाई COP1 प्लस Q1 बाई COP2 और प्लस W1 बाई COP2। अगर हम लेकिन W1 की बात करें तो W1 बराबर क्या है, Q1 बाई COP1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू Q1 बाई COP1 प्लस Q1 बाई COP2, और W1 की जगह पे हम लिख रहे हैं Q1 बाई COP1, तो Q1 बाई COP1 और यहां पे COP2 पड़ा हुआ है। Q1 कैंसिल लेके काट दें, Q1 को कैंसिल लेके ऊपर नीचे काट दें, तो यहां पे हो जाएगा COP ऑफ कैस्केड इक्वल्स टू 1 बाई, देखो यहां पे एलसीएम ले लिए COP1 COP2, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस COP1 और प्लस COP2। तो इसका मतलब हो गया COP कैस्केड इक्वल्स टू COP1 COP2 बाई 1 प्लस COP1 प्लस COP2। मतलब अगर दो फ्रिज को सीरीज में जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं कैस्केड, और उसका रिजल्टेंट COP ये होता है, ठीक है। कॉपी कीजिए प्लीज। कॉपी कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।
हो गया कॉपी? हो गया कॉपी? चलिए ठीक है, फिर तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे 9 बजे। कल आपसे 9 o'clock को मिलेंगे, ठीक है ना? कल आपसे 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? 9 AM to 12 PM। ठीक है ना? कल से टाइमिंग चेंज हो चुकी है, 10 बजे से क्लास नहीं है, कल क्लास 9 बजे से ही है। ध्यान रखिएगा, कल जो आपका क्लास है वो 9 बजे से ही है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कल आपका क्लास 9 बजे से है शार्प। तो 9 बजे कल हम आपसे क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।